हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मेडिकन प्लस और आज हम बायोलॉजी में चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक 2 करने जा रहे हैं। उसमें जो 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है रेस्पिरेशन और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट समझेंगे जिसको हम बोलते हैं द लाइम वाटर एंड CO2 एक्सपेरिमेंट। ये आपके NCERT टेक्स्ट बुक में मेंशन एक्सपेरिमेंट है, इसलिए इसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट में हम बेसिकली करते क्या हैं, हमारे पास एक पिचकारी होती है और एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू हम उसमें फूंकते हैं और टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ब्लू कलर की, इसमें लाइम वाटर है। लाइम वाटर क्या है? CaOH। ठीक है, तो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है उसमें लाइम वाटर है, CaOH, और यहाँ पे हमने ये पिचकारी ली और इससे हम एक रबर ट्यूब कनेक्टेड है और ये लाइम वाटर के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे CO2 एंटर हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर ट्यूब है, हम फूंक रहे हैं उसमें, और टेस्ट ट्यूब में भी, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी लाइम वाटर है। अब पहला क्या लिखा हुआ है, एयर बीइंग पास्ड इनटू द लाइम वाटर विथ अ पिचकारी और सिरिंज, और दूसरा है एयर बीइंग एक्सहेल्ड इनटू लाइम वाटर। ठीक है, एक में हम एयर को पिचकारी और सिरिंज के थ्रू वाटर में, लाइम वाटर में पास कर रहे हैं और दूसरे में हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है पहले वाले में कि जो एयर होता है उसमें जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और लेकिन हम जब एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो यहाँ पे आपको बबल्स दिख रहे हैं, ये आपको लेट दिखेंगे और कम दिखेंगे। लेट दिखेंगे और कम दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब आप एक्सहेल करेंगे तो यहाँ पे जो आपको ये बबल्स दिखेंगे वो रैपिडली दिखेंगे, रैपिड बबल्स दिखेंगे। ओके, और ज़्यादा भी दिखेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो एयर एक्सहेल करते हैं हम अपने अंदर से, उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी CO2 के कांटेक्ट में CaOH आता है, यानी कि CaOH CO2 के कांटेक्ट में आता है तो ये बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इससे ये पता चल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या बता रहा है कि हमारी बॉडी से जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें CO2 ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो एक्सहेल करना होता है वो प्रोसेस है, एक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जिसमें इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इन्हेलेशन में हम एयर अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम एयर बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने बेसिकली डाइजेशन पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित कैसे है। ठीक है, इसी से हमें पता चला था कि हमारे सेलुलर लेवल पे मूवमेंट्स होती रहती है, तो इसीलिए हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ लिविंग कैसे है। और हर लिविंग चीज़ को अपने बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल या फूड, रॉ मटेरियल या फूड, ये रॉ मटेरियल और फूड या तो हम खुद बनाते हैं या तो हम बाहर से लेते हैं। तो जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स मैंने बताया था कि वो खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और वो एनर्जी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेते हैं, वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको डाइजेशन पार्ट का रिविज़न करा देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, डाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंजेशन होता है, इंजेशन। ठीक है, तो जैसे आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आप देखिए माउथ। ठीक है, तो यहाँ माउथ से जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंजेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, फिर हमने फूड को अंदर लिया, फूड अंदर गया,
फूड अंदर जाने के बाद पहले तो यहाँ पे हमारे माउथ में यहाँ पे टीथ होता है, ठीक है, टीथ होता है, और फिर फूड और आगे जाएगा यहाँ तक, स्टमक तक, तो यहाँ पे HCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंजेशन होने के बाद फूड का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन में मेनली 2 तरह का ब्रेकडाउन होता है फूड का। पहला ब्रेकडाउन होता है मैकेनिकल और दूसरा ब्रेकडाउन होता है एंजाइमेटिक। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो होता है फूड का, वो 2 चीज़ों की वजह से होता है। एक तो टीथ, ठीक है, टीथ का जो मूवमेंट है, टीथ का बिटन एक्शन है फूड के ऊपर, उसकी वजह से होता है। और स्टमक में होता है HCl की वजह से। किसकी वजह से होता है? HCl। तो HCl और टीथ क्या करते हैं? मैकेनिकल एक्शन करते हैं फूड पर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन होता है जो कि स्टमक में रिलीज़ होता है, और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये भी फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। ये कौन सा वाला ब्रेक डाउन है? जो एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स के साथ जो होता है ब्रेक डाउन, उसको बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन। उसको क्या बोलते हैं? एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन। अब जब एक बार आप यहाँ देखिए, चलिए इस डायग्राम में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो माउथ है वहाँ पे हमने फूड का इंजेशन किया, यहाँ पे टीथ का मैकेनिकल एक्शन हुआ, और साथ में सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज़ हो गया? सलाइवा रिलीज़ हो गया। और सलाइवा ने क्या किया? फूड की मिक्सिंग कर दी। और साथ ही में आपने ये भी पढ़ा था ना कि सलाइवा जो है उसमें भी एंजाइम होता है, और वो क्या करता है? वो भी ग्लूकोज का एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू डाइजेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सलाइवा हो गया, सलाइवा मिक्सिंग कर दिया हमने, और सलाइवरी सिक्रीशंस के थ्रू, और साथ ही साथ यहाँ पे एंजाइम ग्लूकोज पर एक्ट किया। उसके बाद फूड जब ईसोफेगस से स्टमक तक जाता है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, बस यहाँ पे क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस होता है। क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस के थ्रू क्या होता है? फूड जो होता है वो स्टमक तक पहुँच पाता है, ठीक है। चलिए, पेरिस्टाल्सिस से फूड कहाँ पहुँच गया? स्टमक में पहुँच गया। उसके बाद स्टमक में पहुँचने के बाद मेनली 2 एक्शन होते हैं, एक मैकेनिकल एक्शन होता है और दूसरा एक्शन होता है एंजाइमेटिक। तो मैकेनिकल एक्शन मैंने अभी बता दिया, HCl कराता है, और बाकी जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइमेटिक एक्शन करा देते हैं स्टमक में। उसके बाद जब यहाँ से ये देखिए, आपका फूड यहाँ से आया, एंटर किया, यहाँ गया, फिर यहाँ से ये स्टमक में आया, स्टमक से फिर फूड यहाँ मूव करता है, ठीक है। स्टमक से फूड यहाँ मूव करता है, और ये जाना होता है इसको इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो यहीं पर पैंक्रियाज होता है। एक तो यहाँ पे लिवर होता है, ये आपको लिवर दिख गया, ये लीवर है, और यहाँ पे जस्ट ये जो कोलाई है इसके पीछे ऐसे पैंक्रियाज होता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज एज वेल एज लिवर ये भी अपने सिक्रीशंस करेंगे, ठीक है। तो पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाज एंजाइम्स सिक्रीट करेगा। और लिवर क्या करता है? लिवर बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है। तो बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। मैंने आपको बताया था कि बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्यों ज़रूरी है? फैट के डाइजेशन के लिए एंजाइम उस पर काम कर पाए, पहले फैट का इमल्सिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो लिवर से जो बाइल होता है वो फूड में जो फैट है उसको इमल्सिफाई कर देता है, और बाकी फिर उसके बाद पैंक्रियास एंजाइम्स सिक्रीट करेगा, और साथ ही ये इंटेस्टाइन है ये भी एंजाइम से सिक्रीट करेगा। ये सब एंजाइम से सिक्रीट करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम सिक्रीट करेंगे और ये फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन बचा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। वाटर जो होता है इस मटेरियल में, जो फूड मटेरियल मूव कर रहा है इसमें से, उसमें से सारा वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, वेस्ट जो पार्ट होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है बॉडी को, वो एनएस के थ्रू बाहर निकल आता है।
तो ये जो बेसिकली ये जो था ना, ये पूरा आपका एक रिविजन था कि एक्चुअल में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब आप एक बात समझिए कि ये जो पूरा डाइजेशन हुआ है फूड का, उसमें हो क्या रहा है? डाइजेशन तो हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो फूड भी डाइजेस्ट होता जा रहा है, वो साथ ही साथ यहाँ पे सारी ब्लड वेजल्स भी होती हैं, इंटेस्टाइन के सारे साथ में यहाँ पे ब्लड वेजल्स भी होती हैं। वहाँ से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको फूड में मिलेंगे और जो भी आपको चाहिए होता है अपनी बॉडी के लिए, ग्लूकोज चाहिए और अमीनो एसिड्स चाहिए, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो यहाँ से विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सारे ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ से। तो एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाता है? जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें, और फिर जो ये ब्लड वेजल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं फूड का। मतलब पूरे बॉडी में ये जो ब्लड है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सब चले गए हैं, वो सारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और हर सेल के पास पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका समझने का कि डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है पूरी वो कैसे हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं रेस्पिरेशन। तो डाइजेशन हम समझ गए, इसका मतलब ये है कि हमने एट लास्ट क्या किया? हमने एट लास्ट जो रॉ मटेरियल था ग्लूकोज, वो हम सेल तक पहुंचा दिए डाइजेशन की हेल्प से, ठीक है। ग्लूकोज आ गया सेल तक। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है, वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है द ब्रेकडाउन ऑफ और द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड in the presence or absence of oxygen to obtain in the form of energy in the form of to obtain energy in the form of ATP, ठीक है। तो ये क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो जो भी फूड, जो ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन हुआ है फूड का, जो मैकेनिकल और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हुआ है जिससे हमें ग्लूकोज मिल गया है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारी बॉडी जिसका रेस्पिरेशन के थ्रू आगे ब्रेक डाउन कर सकती है, ऑक्सीडेशन कर सकती है, वो हमें मिल गया। उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है? फूड का ऑक्सीडेशन करती है। क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है या बिना उसके हो सकता है। क्या ऑब्टेन करने के लिए? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो हमारे पास आ गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम वेरियस पाथवेज के थ्रू क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम वेरियस पाथवेज देख लेते हैं जिसके थ्रू ब्रेक डाउन हो सकता है ग्लूकोज का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये सारा प्रोसेस यहाँ ना सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। जैसे ये सेल है ना, इसके अंदर हो रहा है। जो ग्लूकोज हो गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे क्या होता है अपना? ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, और यहाँ पे चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म है ये। तो साइटोप्लाज्म में अपने पास क्या है? ग्लूकोज है। यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है। तो जो वेरियस पाथवेज हैं वो ऐसे हैं कि 2 ऐसे पाथवेज हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है दोनों में। इन दोनों जो पाथवेज हैं इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं एनारोबिक, ठीक है। और एक जो दिखा रहा है यहाँ पे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि अब आपको पता होगा कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होती है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो समझिएगा, जो सबसे पहला प्रोसेस है जो जिसको बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। ये जो पहला जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है पहला प्रोसेस। वो सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे ऑक्सीजन नहीं है। पहला वाला सबका कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। क्या बनेगा? पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनेगा। पाइरूवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और साथ में क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। जब ये पायरुवेट है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ईस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बन रहा है इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? एल्कोहल है, ठीक है। इथेनॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और एनर्जी हो गई, ठीक है। और इथेनॉल क्या है? एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ईस्ट में जो हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसमें क्या हो रहा है? इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होता है, ये जो पायरुवेट है ना वो लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। लैक्टिक एसिड क्या है? एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 तरीके से जब ऑक्सीजन की कमी है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ है ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो होता है ये आपको साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं और दोनों में ही एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन कम मात्रा में रिलीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू अबर जो हम 3rd वाला प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना। उसके बाद अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, जो कि हम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने को क्या क्या मिलता है? CO2 मिल जाता है, वाटर मिल जाता है और एनर्जी मिल जाती है। अच्छा, ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है अपने को? ATP के फॉर्म में। क्या मिलती है? ATP के फॉर्म में। ATP क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ATP के फॉर्म में अपने को एनर्जी मिलती है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। बाकी दोनों प्रोसेस किस में हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। जो सबसे पहला पायरुवेट बनता है वो कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। और एनर्जी सब में रिलीज़ होती है, बस सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया वाले प्रोसेस में रिलीज़ होती है, ठीक है। अब जो ये ATP है ना, ATP एनर्जी रिलीज़ कर दिया है ना, और जो भी रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर हो रहे होंगे उसको ATP एनर्जी देगा एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ATP के बारे में समझ लेते हैं। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ठीक है। तो जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं उसमें एनर्जी के रूप में जो चीज़ यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, वो ATP होता है। अगर आप सोचिए कि क्या ये पंखा बिना एनर्जी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल सकता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है पंखे को चलाने के लिए। सिमिलरली हमारे सेल के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको चलाने के लिए हमें भी क्या चाहिए? हमें भी चाहिए एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है जो हमें मिल रही है? वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद और डाइजेशन के बाद हमें जब ब्रेक डाउन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन होता है, अपना रॉ मटेरियल जो अपना फूड मिला है हमको, तब उसके बाद जो ATP रिलीज़ होती है वो हमारे पास एनर्जी है जो सारे सेलुलर प्रोसेस को करवाती है, ठीक है। तो ATP मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है? जब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये फॉस्फेट हो गया और ये ADP हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है ना, ATP है ना, मतलब ट्राईफॉस्फेट है, ट्राईफॉस्फेट यानी क्या है? 3 P है यहाँ पे, 3 P जुड़े हुए हैं। जब एक P निकल जाएगा तो डाईफॉस्फेट बचेगा। क्या बचेगा? डाईफॉस्फेट। तो एक P निकल गया तो यहाँ पे एनर्जी निकलती है, समझ में आया? जब ATP से एक P निकल गया तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव द रिएक्शंस। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू drive the reactions. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल is released. ठीक है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा कि 30.5 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है,
देखिए यहाँ पे बैटरी का एग्जांपल दिया हुआ है ना, कि बैटरी हम बहुत सारे काम के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैकेनिकल चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, जैसे टॉर्च होता है उसमें बैटरी यूज़ करते हैं। और कभी कभी बल्ब्स होते हैं, जैसे कि टेबल लैम्प्स वगैरह होते हैं, वो भी बैटरी से चलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी एटीपी एक तरीके से बैटरी जैसा है, जो हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो हम हाथ पैर चलाते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और ये सारे जो काम होते हैं, साथ में हमारी मसल्स को बनाने के लिए जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो हो गया। साथ ही में नर्व इम्पल्सेस, हमारी ब्रेन तक चीज़ें पहुंचती है, इन्फॉर्मेशन पहुंचती हैं उसकी, और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है ना, वो कैसे करती है, इस एटीपी के थ्रू, इस एटीपी की हेल्प से करती है। ठीक है, इतना अभी आपको समझ में आ गया होगा कि होल डाइजेशन और रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे है। ठीक है, हम यहाँ पे अब हमने फाइनली समझ लिया कि एटीपी कैसे बना और एटीपी से एनर्जी कैसे मिली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स दो तरह के होते हैं। एक तो एनिमल्स वो होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे एनिमल्स जो लैंड में मिलते हैं अपने को। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। चलिए, और एक्वाटिक एनिमल्स जो अपने को वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं, एनिमल्स इन वाटर बॉडीज़। सोचिए वाटर बॉडीज़ में क्या एनिमल्स होंगे, जैसे फ़िश हो गई, स्कॉर्पियन हो गया, सॉरी स्कॉर्पियन नहीं, क्रैब। तो जैसे कि फ़िश हो गया, क्रैब हो गया, ये सारे एनिमल्स अपने को कहाँ मिलता है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ये वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, है ना, डॉग हो गया, लायन हो गया, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं लैंड पे। ठीक है, तो इन दोनों में जो ऑक्सीजन का अपटेक का तरीका है वो डिफरेंट होता है, और रेट ऑफ ब्रीदिंग भी डिफरेंट होती है। देखिए, हमने अभी जो प्लांट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि जो स्टोमेटा है उससे डायरेक्ट CO2 अंदर जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्लांट्स में। लेकिन एनिमल्स में अभी हमने पढ़ा कि इसमें ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब सारी प्रोसेस हो जाती है तो CO2 रिलीज़ होता है, ये हमारे साथ होता है। और प्लांट्स में क्या होता है, सिंपल स्ट्रैटेजी होती है प्लांट्स के अंदर, सीधे वहाँ पे CO2 स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है और O2 रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, देखिए प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा और एनिमल्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, CO2 इन होता है और ऑक्सीजन आउट होता है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है ये प्रोसेस, और ऑलमोस्ट सब लीव्स में हो जाता है। आपने ये देखा होगा कि जो लीव्स का स्टोमेटा है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए जो ये प्रोसेस होता है ना ये नॉर्मल होता है। और ये क्या नॉर्मल प्रोसेस होता है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो मैंने आपसे जब बताया था, जब भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना तो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, और ये कब होता है, ये दिन में होता है, एट डे टाइम। एट नाइट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। एट नाइट में O2 इन होता है और CO2 आउट होता है। ठीक है, अब जो ये नाइट में जो CO2, दिन में जो CO2 ये इन कर रहे हैं, उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो है वो फूड उनका तैयार होगा, और फिर वो जो O2 है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये सारा मेजर इवेंट होता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में उनको फूड तो मिल जाता है, बाद में उनको ना एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो उनका मेन रिक्वायरमेंट है। तो एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स में जो हमारा मेन जो सेल है ना, हमारी बॉडी के कई डीप में बहुत सारे सेल्स हैं, हमारे बॉडी के सरफेस पे भी बहुत सारे सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी में सेल्स ही सेल्स हैं। हर सेल तक O2 को पहुंचाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी का हर पार्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख देती हूँ कि आवर सेल्स आर नॉट
नॉट, ये बात आप ध्यान रखिएगा, नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट। अगर हमारी बॉडी के सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, तो हम डायरेक्टली कैसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे O2 को, हम तो ले नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी बॉडी में एक पूरा एक प्रोसेस सिस्टम चलता है O2 को हर जगह पहुंचाने का, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हम इनहेल करते हैं नोज़ के थ्रू, O2 को इनहेल करते हैं और फिर उसके बाद वो जाएगा अंदर तक। वो सारी प्रोसेस मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कैसे होता है, और वो बॉडी के अंदर तक जाता है और फिर थ्रू ब्लड के थ्रू वो बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी है, हम क्या करते हैं, हम ब्रीद करते हैं, हम नोज़ के थ्रू पहले इनहेल करते हैं और फिर बाद में एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो हम इनहेल क्या करते हैं, इनहेल करते हैं हम O2 और एक्सहेल करते हैं CO2। और ये प्रोसेस डिफ्यूजन का नहीं होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अब थोड़ा हम एनिमल्स के बारे में समझ लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वाटिक एनिमल्स में फ़र्क क्या है। देखिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को क्या होता है ना कि जो O2 मिलता है ना, वो एयर से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है। और इनको कहाँ से मिलता है, डिज़ोल्व्ड फॉर्म में मिलता है, वाटर से। मतलब वाटर में जो O2 डिज़ोल्व है, उनको ये लेना पड़ता है एक्वाटिक एनिमल्स को, और हमको एयर, फ्रेश एयर से ही हमको O2 मिलता है। इसीलिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग देखने को मिलती है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत फास्ट होती है। क्या होती है, मच फास्टर रेट, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग में क्या होता है कि ये आप समझ लीजिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन बोथ। तो एक्वाटिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स breathe at a faster rate than terrestrial organisms, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ना, कोई चीज़ आपको डायरेक्टली मिल रही है और कोई चीज़ आपको कहीं पर डिज़ोल्व फॉर्म में मिल रही है, तो सीधी सी बात है, जिसमें डिज़ोल्व फॉर्म है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को फास्टर रेट में ब्रीथ करना पड़ता है ऑक्सीजन को पाने के लिए दैन एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये मेनली आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पिक्चर है, जो आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको सारे ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जो रेस्पिरेशन के होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं हम, और एक एक करके लिख लेते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन है क्या हमारे ह्यूमन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, और बेसिकली हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नॉस्ट्रल्स होता है, नॉस्ट्रल्स या फिर नोज़, ठीक है। ये आपका ये हो गया नोज़ के बाद फिर अंदर की तरफ आपका हो जाता है नेज़ल पैसेज। ये आपका क्या है, नेज़ल पैसेज। अब नेज़ल पैसेज की क्या खासियत है, हाँ, नेज़ल पैसेज की ये खासियत है कि वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हेयर मिलेगा। क्या मिलेगा, हेयर मिलेगा, और साथ ही क्या मिलेगा, म्यूकस मिलेगा। अब ये हेयर और म्यूकस का काम क्या है, तो जब हमारे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जब हम एयर एंटर करता है, तो एयर के साथ साथ उसमें बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, और अगर बैड एयर है तो उसमें कोई एनवायरनमेंट का पार्टिकल, वो भी उसमें प्रेजेंट होता है, वो भी एयर के साथ अंदर हम इनहेल करते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए, उसको वहीं पर रोक देने के लिए, ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर ना चला जाए, वहाँ पे नेज़ल पैसेज में क्या मिलता है, हेयर मिलता है। ये हेयर मिलता है ऐसे, और म्यूकस मिलता है। तो हेयर और म्यूकस जो हैं वो मिलके क्या करते हैं, दे ब्लॉक हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है।
तो सबसे पहला तो हो गया नोस्ट्रल्स, नोज जहाँ से हम इनहेल करते हैं, फिर आ गया अपना नेजल पैसेज जिसमें से हेयर और म्यूकस होता है जो हम ब्लॉक करता है हार्मफुल बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे नोज़ के थ्रू हमारे अंदर जाने से। उसके बाद हमारे दूसरा जो आ जाता है, फिर आता है हमारा थ्रोट। तो ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा थ्रोट। तो थ्रोट में आपने को क्या बोलते हैं, ये फैरिंग्स और लैरिंग्स हो गया, ठीक है, फैरिंग्स और लैरिंग्स हो गया थ्रोट में। तो लैरिंग्स को आप थोड़ा इतना जान लीजिए लैरिंग्स के बारे में कि ये वॉइस बॉक्स होता है, हमारी जो वॉइस होती है वो लैरिंग्स ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हमने लैरिंग्स के बारे में समझ लिया। तो अब यहाँ से एयर जो है फिर वो ट्रैकिया हो जाता है, उसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकस में चला जाएगा, या ब्रोंकाई बोल सकते हैं, ब्रोंकाई में चला जाएगा। और ब्रोंकाई के थ्रू वो आगे बढ़ता जाएगा। ये अपने क्या है, ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, लंग्स के अंदर की बात हो रही है। ट्रैकिया से लंग्स के अंदर ब्रोंकाई जाता है दोनों साइड, और उसके बाद वो ब्रोंक्यूल्स मतलब कि ब्रोंकाई का छोटा पार्ट, वो ब्रोंक्यूल हो गया, और ब्रोंक्यूल से फिर एल्वियोलर सैक जो सबसे छोटा हो गया, वहाँ तक एयर पहुँचती है। और मेन एट लास्ट ये जो है ना आपका एल्वियोलाई छोटा सा, ये देखिए, ये आपको बड़ा करके दिखाया है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया एल्वियोलाई, और यहीं पर एक्चुअल में यहाँ पे आपको चारों तरफ इनके ब्लड वेजल्स मिलती है, यहीं पर एक्सचेंज होता है। यहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एल्वियोलाई से O2 जो होता है वो इसके अंदर जाती है और CO2 यहाँ वापस आता है, ठीक है। ये मेन पूरा प्रोसेस है आपका, ये पूरा आपका प्रोसेस है यहाँ पे रेस्पिरेशन का। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो ये O2 एल्वियोलाई से ब्लड वेजल्स में जा रहा है और CO2 वापस जा रहा है, ये जो प्रोसेस है वो मेन आपका सिर्फ एल्वियोलाई के अंदर ही होता है, बाकी पूरे कहीं पर भी रेस्पिरेशन में ये नहीं होता है, ये एल्वियोलाई में होता है। और दूसरी, ये जो ट्रैकिया होता है इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको कोलैप्स करने से बचाते हैं। क्या करने से बचाते हैं, कोलैप्स करने से, कि अगर कोई भी आपके पास ट्यूब है, अगर वो टाइट नहीं है तो वो चिपक जाएगी, या फिर ऐसे ही हो जाएगी, चिपक जाएगी आपस में ना। तो उसके अंदर अगर उसको आपने थोड़ा टाइट कर दिया, मतलब एकदम कार्टिलेज उसको एक जगह पे रखते हैं, तो वो गोल्ड रहता है ल्यूमेन उसका, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, देखिए ये ऐसे, ये आपका ट्रैकिया होता है, यहाँ पे ऐसे ल्यूमन अंदर की तरफ होता है, ये आपका यहाँ पे ट्रैकियल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो उसको कोलैप्स होने से बचाती है। उसके बाद तो ये जो कार्टिलेज की रिंग है जब ब्रोंकाई तक पहुँचती है तो ये हट जाती है, तब लंग्स की कोलैप्स को कौन बचाता है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे ये ऐसे जैसे गुब्बारे की तरह है कि अगर आप गुब्बारे को छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल पिचक जाएगा ना। तो यहाँ पे जो है उसको कोलैप्स होने से एयर बचाती है। तो थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोलर सैक में, जो उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ बनाने में ईजी लगे। तो देखिए, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये आपने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ये हो गया आपका नेज़ल पैसेज, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया नेज़ल पैसेज। एक यहाँ से भी कनेक्शन आता है ओरल कैविटी का, वो रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी यहाँ पे फिर आपका ये आ जाता है लैरिंग्स, फिर ये आपके यहाँ पे ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया के बाद ये आता है आपका लंग्स, ठीक है। लंग्स से फिर आपका यहाँ पे ब्रोंकाई निकलता है, ये हो गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे जाके ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे जैसे पेड़ की वो होते हैं ना ब्रांचेस, वैसे ही ये डिवाइड होता है आगे, ठीक है। ये डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ये ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड करते हैं ऐसे, और ये छोटे छोटे यहाँ पे एल्वियोलाई, ये आपके यहाँ पे क्या हो गए, एल्वियोलाई बन गए, ठीक है। ये आपका
मेन तरीका होता है यहाँ पे। और बाहर लंग्स को बचाना है कि भाई लंग्स डैमेज ना हो जाए, तो बाहर पे ये क्या मिल जाता है आपको, रिब्स होते हैं, बोन्स, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डायफ्राम बोलते हैं। वो मैं उसका फंक्शन जो है वो आपको आगे बताऊँगी। यहाँ क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से इसको लेबल कर देते हैं। ये क्या हो गया, नोज़ हो गया, ये क्या हो गया, नेज़ल पैसेज हो गया, ये वाला पार्ट जहाँ पे ओरल कैविटी आके मिलती है यहाँ हो गया फेरिंग्स। फिर ये वॉइस बॉक्स आपका, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, इसको क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स। ये आपका क्या हो गया, ट्रेकिया। ट्रेकिया में ये जो होती है ये आपको क्या बोलेंगे यहाँ पे, कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग, ये आपके होंगे लंग, ये हो गई रिब्स, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये जो होता है आपका, ये होता है ब्रोंकाई। फिर ये हो गया आपका ब्रोंक्यूल्स। और फिर एकदम टर्मिनल पार्ट में आपको क्या मिल जाता है, एल्वियोलाई। क्या हो जाता है ये, एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे एक मस्कुलर वो मिलेगा आपको ऑर्गन, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका डायफ्राम। तो ये आपको, अगर आपको आएगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बनाना है एग्ज़ाम में, तो आप इसको ऐसे ही बनाएंगे। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब जैसे कि ये जो ट्यूब्स हैं वो छोटे होते जाते हैं, होते जाते हैं और ये बहुत छोटे हो जाते हैं, जो एट लास्ट आपको क्या बनता है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई ही मेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का। इस एल्वियोलाई में ही आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली होता है। अब क्या होता है, जैसे आप बैलून को जानते हैं, बैलून में आप जब हवा भरते हैं तो वो फूलता है ना, और जब आप उसमें से हवा निकाल देते हैं तो वो पिचक जाता है। सिमिलरली हमारा लंग भी बैलून की तरह काम करता है। जब हम इनहेल करते हैं तो एयर अंदर जाता है तो ये बैलून की तरह फूलता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो एयर बाहर की तरफ जाता है तो ये पिचकता है। पूरी तरीके से नहीं पिचकता है क्योंकि थोड़ा बहुत एयर अंदर रह जाता है, तो वो कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये बताइए कि इसको, हमारी लंग्स की कैविटी को बढ़ाने में दो लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक तो ये हमारे रिब्स और यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, और दूसरा ये डायफ्राम। तो जब हमारे रिब्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। जब हम इनहेल करते हैं ना, इनहेल करते हैं, एयर को हम इन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रीद इन करने पे लिफ्ट आवर लिप्स, हमारे रिब्स जो होते हैं वो उठते हैं ऐसे, ठीक है। रिब्स जो होते हैं वो उठते हैं। और जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है, ये हो जाता है फ्लैटन। यानी कि पहले डायफ्राम ऐसा होता था ना, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो स्पेस है वो देखिए आपका बढ़ गया ना। तो ये होता है जब हम इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, जब हमारे रिब्स लिफ्ट हो गए और हमारा डायफ्राम फ्लैटन हो गया, तो उसके बाद क्या होती है, हमारी चेस्ट की जो कैविटी होती है वो, चेस्ट की कैविटी जो होती है वो लार्ज हो जाती है, ठीक है। चेस्ट की कैविटी लार्ज हो जाती है। और एयर जो होता है, एयर इज sucked into the lungs, sucked into the lungs, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli,
तो ये आपका ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हम जब इनहेल कर रहे हैं तो एयर जब हम अंदर ले रहे हैं तो हमारी रिब्स जो है वो लिफ्ट हो रही है, डायफ्राम फ्लैटन हो रहा है, चेस्ट कैविटी लार्ज हो रही है, उसके बाद जो एयर है वो अंदर आ रहा है लंग्स के, और हमारी एल्वियोलाई एक्सपैंड कर रही है। जब हमारी ये एल्वियोलाई यहाँ इतने से और एक्सपैंड हो जाएगी, यहाँ पे पूरा एयर फिल हो जाएगा, तो इसके चारों तरफ यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल्स होंगी तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में जाएगा और यहाँ से CO2 वापस एल्वियोलाई में आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का। अब हम समझते हैं आगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में सबसे पहले हम समझेंगे हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें मिलता है। रेड ब्लड सेल्स में क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि हमारी बॉडी में हमारे जो एयर होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में आ गया, ब्लड में, और ब्लड में क्या मिलेगा आपको? RBC मिलेगा, और RBC में आपको क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन मिलेगा। तो अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये एक ट्रांसपोर्टर है। जैसे कि कार होती है ना, कार अपने को क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वैसे ही ये हीमोग्लोबिन है, ये एक ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के थ्रू मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की गैसेस होती हैं, एक होती हैं O2 और CO2। सेल से क्या आता है? सेल से CO2 अपने को आ रहा है, और एयर से जो हम इनहेल करते हैं, इनहेल्ड एयर से अपने को ऑक्सीजन आ रहा है, और अपने बॉडी के अंदर जो सेल्स है उससे CO2 आ रहा है। फिर ये एक्सचेंज हो जा रहे हैं एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर ये एक्सचेंज हो जा रहे हैं। फिर जो ये O2 है इसको सेल तक ले जाने का काम, ट्रांसपोर्ट टू सेल, सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? यहाँ पे ब्लड करेगा। ब्लड में भी कौन करेगा? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन, उसका जो वर्क है वो आप समझ गए। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि हीमोग्लोबिन जो है इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? हीमोग्लोबिन हैज़ अ हाई एफिनिटी। हाई एफिनिटी का मतलब कि ज़्यादा पसंद किसको करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अगर इसके सामने ऑक्सीजन और CO2 रहेंगे तो ये किसको लेगा? ये ऑक्सीजन को लेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा पसंद कौन है? ऑक्सीजन ज़्यादा पसंद है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की हमेशा ज़्यादा हाई एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ होती है। हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। RBC जो होता है ना, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज़। तो CO2 जो होता है ना, वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली हीमोग्लोबिन करता है। और CO2 जो होता है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? डिज़ोल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। तो देखिए, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि RBC क्या है और प्लाज्मा क्या है, ये मैं सब आपको आगे बताऊंगी। अभी आप समझ लीजिए प्लाज्मा एक वाटर जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो
CO2 जो होता है वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन से, तो वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है, तो वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। चलिए ये एक फ़न फैक्ट समझ लेते हैं एल्वियोलर सरफेस के बारे में। अगर एल्वियोलर सरफेस को हमने स्प्रेड कर दिया, एक एल्वियोलर सरफेस को अगर हमने स्प्रेड किया, तो ये अबाउट 80 मीटर स्क्वायर के डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा। यानी कि आप समझ लीजिए हमारी बॉडी में एल्वियोलाई जो है वो इतना छोटा है, लेकिन वो बाहर निकाल के अगर आप उनको स्प्रेड करेंगे तो वो बहुत बड़ा सरफेस है। तो इसीलिए बहुत बड़ा सरफेस हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर मिलता है, जो पर वो इस तरीके से अरेंज्ड है ह्यूमन बॉडी के अंदर कि वो अपने को बाहर बड़ा दिखेगा पर अंदर अपने को छोटा ही दिखता है वो, बट एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जिसमें हमारा मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है ना। और इसीलिए ये बहुत एफिशिएंट एक्सचेंज होता है। क्या होता है? efficient of gases becomes because of the large surface available for the exchange to take place, ठीक है। And if diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it will take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs। देखो यही तो पॉइंट मैं आपको समझा रही थी कि हमारी बॉडी जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, इसलिए हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है ना एयर का, वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि रेस्पिरेशन है उसके थ्रू करना पड़ता है अपने को, जिसमें आपका पूरा ब्रीदिंग का प्रोसेस आता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और उसके बाद अपना रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा प्रोसेस एक साथ इंटरलिंक होता है। उसके बाद ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंच पाती है। अगर इसमें लिखा है कि अगर हम सिर्फ डिफ्यूजन जैसे कि प्लांट्स में हो जाता है उसके थ्रू अगर हम सोचें कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाए तो 3 साल लगेंगे हमारे टो तक पहुंचने के लिए, मतलब हमारे पैर के जो अंगूठे हैं वहाँ तक पहुंचने के लिए एयर को 3 साल लगेंगे। तो देखिए क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। इसलिए हमारी बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल मशीन है जिसके थ्रू हमारी बॉडी ऐसा काम करने के लिए कैपेबल है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एयर से अपना ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर से लेते हैं। और वाटर में क्या होता है ना कि वाटर में आपको डिज़ोल्व्ड फॉर्म में मिलता है ऑक्सीजन, डिज़ोल्व्ड फॉर्म में आपको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि एयर से ऑक्सीजन को लेना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए इजी होता है, क्योंकि और वाटर से मुश्किल होता है, इसीलिए इनका ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे एडवांटेज यही है, एडवांटेज कि एयर से ऑक्सीजन डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, ये डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, बट जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेना पड़ता है, वाटर से, और इसीलिए इनका रेट ऑफ ब्रीदिंग भी फास्टर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ये ग्लूकोज है, सबसे पहले पायरूवेट बनाएगा, ठीक है, ग्लूकोज पायरूवेट बनाएगा, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये 3 तरीके से आपका काम हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं है, नहीं है, है। ईस्ट में क्या होता है? इथेनॉल बनता है, चलिए एक बार और लिख लेते हैं,
ठीक है। ईस्ट में क्या होता है, पायरूवेट से इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा और एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। ईस्ट में हो गया ये। ऑक्सीजन नहीं है मसल्स में, अगर हमारी बॉडी की मसल्स में ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। और मैंने आपसे एक और बात बोली थी ना यहाँ पे कि ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों ही प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। और ग्लूकोज से जो पायरूवेट बन रहा था ये भी कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर पायरूवेट से ऑक्सीजन की अपने को प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट वेज हो गए जिसके थ्रू आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनर्जी, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनर्जी बनाने के लिए। हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि किस में मिलता है, RBCs में। RBC भी किसका पार्ट है, ब्लड का। और जो CO2 है वो आपको कहाँ मिलता है, डिज़ोल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। प्लाज्मा भी किसका पार्ट है, ब्लड का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये 3rd क्वेश्चन हो गया। हाउ द लंग्स डिज़ाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैंने आपको बताया था कि लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में सबसे पहले जो ब्रोंकाई होता है वो आगे और छोटा होके ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकस। फिर उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स बना लेता है जो कि और छोटा होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉलर एंड स्मॉलर। जितना स्मॉल उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना स्मॉल उतना ज़्यादा सरफेस एरिया। तो लंग्स में अपना ब्रोंकाई आया, ब्रोंकाई से ब्रोंकस हुआ, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स हुआ, ब्रोंक्यूल से फिर एल्वियोलर सैक हो गया, स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, सबके सॉल्व हो गए। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। हमारी ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन 2 चीज़ों से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड और लिम्फ से होता है। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, मेनली 3 टॉपिक्स में आपको डिवाइडेड है, ब्लड एंड लिम्फ, हार्ट और वेजल्स। वेजल्स में आपका क्या होता है, ब्लड वेजल्स होता है और लिम्फेटिक्स होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आपने टिश्यूज़ पढ़े हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड कौन सा है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड किस चीज़ से बना होता है, ब्लड में क्या होता है, मेनली फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड का क्या मतलब होता है, वाटर लाइक, पानी जैसा, ठीक है। तो फ्लूइड मीडियम होता है और क्या होते हैं, कॉर्प्यूसेल्स। कॉर्प्यूसेल्स मतलब कि ब्लड सेल्स। तो जैसे ये पिक्चर देखिए आप, ये मैंने पिक्चर डाली है आपको समझाने के लिए। ये पानी जैसा जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये पानी जैसा, ये देखिए ये येलो कलर का पानी जैसा क्या है, ये प्लाज्मा है। फ्लूइड लाइक जो है ये प्लाज्मा है। और ये सेल जैसा कौन सा, ये देखिए ये आपको दिखने को मिल रहा है ना, ये देखिए ये सेल हो गया, ये एक बड़ा सा सेल हो गया पर्पल कलर का, और ये छोटे छोटे सेल हो गए। तो ये क्या है, कॉर्प्यूसेल्स है। अब देखिए जो ये रेड कलर का दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, RBC। जो ये दिख रहा है ना बड़ा सा ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लड। तो ब्लड आपका ऐसा होता है। और ये जो जिसके अंदर से ब्लड दिख रहा है ना, ये ब्लड वेसल है, ठीक। तो
तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है, ब्लड में क्या क्या मिलता है आपको, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। लिम्फ हम आगे देखेंगे, पहले हम हार्ट समझ लेते हैं। तो हार्ट क्या है? हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है ना। ये काम क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में। जैसे कि आपने कूलर देखा होगा, तो कूलर में भी एक पंप होता है ना, पूरा पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। अब वो पंप क्या करता है, वो पानी को पंप करके ऊपर भेजता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में हार्ट होता है, वो ब्लड को पंप करता है। तो इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन which is big as our fist and have a pumping action of blood। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये एनसीईआरटी में आपका हार्ट का डायग्राम लिखा हुआ है, बना हुआ है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो हार्ट में क्या होता है, देखिए हार्ट में 2 एट्रिया होते हैं और वेंट्रिकल होता है। तो ये हो गया हमारा राइट एट्रिया और ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हम ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक राइट एट्रिया है, ये देखिए राइट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमारी बॉडी से जो ब्लड वेसल राइट एट्रियम में एंटर करती है वो होती है वेना केवा। क्या होती है, वेना केवा। तो वेना केवा जो है वो एक ऊपर से आ रही होती है और एक नीचे से आ रही होती है। तो ये होती है इंफीरियर वेना केवा और ये होती है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो देखिए ये इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, ये होगी सुपीरियर वेना केवा, और वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी ये हो गई इन्फीरियर वेना केवा। और ये कहाँ एंटर कर रहे हैं, ये राइट एट्रिया में एंटर कर रहा है। फिर राइट एट्रिया से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट एट्रिया से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से एक वेजल्स निकलती है, ब्लड वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ से जैसे मैंने ये बनाया, ये मैंने बनाया पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ से निकल रही है, ये आपकी निकल रही है राइट वेंट्रिकल से। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ पर लेके जाएगी, ये लंग्स तक ब्लड को लेके जाएगी। फिर लंग्स, अगर यहाँ पे लंग्स है सपोज़, तो यहाँ तक पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके गई। यहाँ पे जो CO2 रिच ब्लड था वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, और ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस कैसे आएगा, लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आएगा, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलेगा, आयोटा, और आयोटा जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। तो देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरीज से, यहाँ से ये चला जाएगा लंग्स तक। फिर लंग्स से ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, फिर ये यहाँ से लेफ़्ट एट्रिया में जाएगा, और लेफ़्ट एट्रिया से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है।
जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो दो तरीके का होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं और एक को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए, वेना केवा से जो हो रहा है वो पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है अपना राइट एट्रिया में, और फिर ये राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर यहाँ से ये जा रहा है लंग्स में। लंग्स में यहाँ पे आपको एल्वियोलर कैपिलरीज होती हैं, एल्वियोलर कैपिलरीज, उसमें वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में, और यहाँ से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट लेफ़्ट एट्रिया में आएगा और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और फिर अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड वापस चला जाएगा। तो इसमें जो ये ब्लू वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जिसमें बॉडी से राइट साइड में ब्लड आ रहा है हार्ट की और फिर लंग्स तक पहुँच रहा है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया है, रुकिए एक मिनट, आपको बताते हैं। ये जो हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड है वो लंग्स तक जा रहा है और लंग्स से फिर वो ब्लड वापस हार्ट तक आ रहा है, इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन उस पार्ट को बोलते हैं जो ये हार्ट ब्लड जो हार्ट तक जा रहा है और हार्ट से जो ब्लड बॉडी तक आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये आप कैसे समझेंगे, देखिए पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही होता है लंग्स, लंग्स से रिलेटेड वर्ड है ये पल्मोनरी, तो इसीलिए जो लंग्स के पास वाला जो पूरा प्रोसेस है सर्कुलेशन का वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और सिस्टमिक वर्ड बॉडी के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि बॉडी एक सिस्टम है, तो इसीलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन जो ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में हो रहा है, लंग्स के अलावा जो पार्ट में हो रहा है उसको हम बोल देंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, फिर ब्लड का एक और क्या फंक्शन होता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन एक फंक्शन होता है, किसका होता है, ब्लड का। तो जो अदर एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ़िश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इनके अंदर जो बॉडी रेगुलेशन होता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, वो नहीं होता है, नहीं होता है। यानी कि इनका जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के जैसा होगा। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कुछ चल रहा है तो इनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन हम दो तरीके के जो और एनिमल्स है जैसे कि एव्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनमें रेगुलेशन मिलता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे कि ह्यूमन बींग की अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बींग के अंदर, चाहे बाहर सर्दी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो। 0 डिग्री सेल्सियस भी अगर बाहर का टेम्परेचर है लेकिन बॉडी अपने मेंटेन करके रखेगी, 37 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगी बॉडी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। और ये किसके हेल्प से हो रहा है, ब्लड के हेल्प से हो रहा है। ठीक है, अब हम फ़िश की बात करते हैं। तो जैसे हमने ये देखा था, हमारा हार्ट देखा था, तो हमारा हार्ट जो है ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट। चेम्बर मतलब कि 4 चेम्बर्स हैं इसमें, जिसमें मैंने आपको बताया था राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो कितने चेम्बर हो गए, 4 चेम्बर हो गए। लेकिन जो ये फ़िश होता है और एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं, इनके चेम्बर अलग होते हैं। फ़िश में 2 चेम्बर का हार्ट होता है, एम्फीबियंस में भी 2 चेम्बर का हार्ट होता है, और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो जो फ़िश का हार्ट है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक एट्रिया मिलेगा और एक वेंट्रिकल मिलेगा उनके हार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एट्रिया है इससे ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है, वेंट्रिकल से गिल्स में जाके यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है,
और फिर ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये बॉडी में जा रहा है और यहाँ पे सिस्टमिक कैपिलरीज है, यानी कि कैपिलरीज के थ्रू सेल्स में चला जाएगा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन सेल तक पहुँचा देगा और CO2 वापस चला जाएगा ब्लड में और वेन्स के थ्रू फिर वापस से ये एट्रिया में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा और फिर ये वापस गिल्स उसको गैसियस एक्सचेंज के थ्रू उसको ऑक्सीजनेट कर देगी ब्लड को। ये 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? आपको फिश में मिलता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स क्या है? ट्यूब्स हैं। जैसे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें मैंने बोला था कि ये एक ब्लड वेजल है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये ब्लड दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसी ब्लड वेजल्स हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स 3 तरह की मिलेंगी आपको, आर्टरीज मिलेंगे, वेन्स मिलेंगी और कैपिलरीज मिलेंगी। और लिम्फ वेसल्स को क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, ये रेड कलर से जो मेंशन है ये आपको आर्टरी दिख रही है। आर्टरी और ब्रांचिंग करती है, मतलब कि उसके ब्रांचेस निकलते हैं छोटे छोटे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल्स। और जब सबसे छोटी हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। यहाँ पे बीच में आपको सेल होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको सेल तक ऑक्सीजन पहुँच गया, फिर यहाँ से जो सेल ने CO2 रिलीज़ किया रेस्पिरेशन के बाद, वो CO2 ये वेन्स जो होती है, वेन्यूल्स ये कलेक्ट करेंगे CO2 रिच ब्लड को और फिर ये वेन्स में लेके जाएंगे और वेन्स से आपको पता ही आगे जाके वेना केवा, लोअर इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से वापस हार्ट में चला जाएगा ब्लड। तो ये पूरा काम होता है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स में आपको क्या और पता होना चाहिए कि जो ये आर्टरीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज़ में जो ब्लड होता है ये मस्कुलर वॉल होती है, तो ये ब्लड, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लड को आगे भेजती हैं। ठीक है, लेकिन वेन्स जो होता है वो मस्कुलर नहीं होता है, यहाँ पे वॉल्स होते हैं। वॉल्स क्या करते हैं? ऐसे वॉल्स होते हैं। तो एक बार ब्लड, क्योंकि ये ग्रेविटी की उल्टा चलता है ना, तो एक बार ब्लड गया, फिर ये वॉल्स ब्लड को वापस नीचे गिरने से रोकेंगे, फिर दूसरा वॉल्व होगा यहाँ पे, फिर ये एक बार पुश किया ब्लड को ऊपर तो फिर वॉल्व्स वापस ब्लड को नीचे आने से रोकेंगे। तो ये सिस्टम होता है वेन्स में। और आर्टरीज़ में मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लड को आगे भेजती हैं। ठीक है, ये आपका सारा बात हो गया ब्लड वेसल्स के बारे में। अब लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। लिम्फेटिक्स क्या करते हैं? लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो उससे पहले हम ना एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं लिम्फ क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको ब्लड बताया था, वैसे ही एक अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड हमारी बॉडी में मिलता है जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, इसको और भी क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। तो जैसे कि कैपिलरीज आपको बताई थी ना, यहाँ पे कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज आपको यहाँ पे दिखाई थी मैंने। ये कैपिलरीज हो गई, फिर यहाँ से ये आपकी आर्टेरियोल्स हैं, फिर ये आर्टरीज है और यहाँ पे फिर ये आपका यहाँ पे वेन्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क होता है ना, ये इसके बीच में ना खाली जगह होती है। तो खाली जगह पे ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है? जैसे कि अभी आपको मैंने ब्लड बताया, तो ब्लड में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होता है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोई भी ब्लड सेल नहीं होता है, जैसे कि RBC नहीं मिलेगा आपको और प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगे, ये सब आपको नहीं मिलेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा कि कैपिलरीज में ना फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, मतलब इसमें गड्ढे होते हैं, तो यहाँ से कुछ फ्लूइड ऐसे लीक कर जाता है, इसी को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। जो लीक्ड फ्लूइड होता है उसी को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा और क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेगा।
ठीक है, प्लाज्मा मिलेगा। और कुछ ब्लड सेल्स जैसे कि WBCs होते हैं ना, ये एस्केप कर जाते हैं, WBCs ये एस्केप कर जाते हैं लिम्फ में, ठीक है, यहाँ से घुस जाते हैं अंदर लिम्फ में। ये क्या बनाता है आपका, लिम्फ बनाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, या फिर अपने आप इसको क्या बोल देते हैं, लिम्फ होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये कलरलेस होता है। जैसे कि आप जानते हैं ब्लड कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, लेकिन लिम्फ कौन से कलर का होता है, कलरलेस होता है। ब्लड में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, इसमें लेस प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और लिम्फ को ड्रेन कौन सा करता है, यहाँ से एक अलग तरीके की कैपिलरीज, मतलब एक अलग तरीके की वेजल्स निकलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक्स। क्या बोलते हैं हम, लिम्फेटिक। तो क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होते हैं फाउंड इन इंटरसेलुलर स्पेसेस, drain lymph and then join to large lymph vessels। बड़े बड़े lymph vessels होते हैं, उन तक पहुंचती हैं ये छोटी छोटी lymphatic capillaries, और ये large lymph vessels आखिर में जाके large veins होती हैं, उनमें जाके सारा lymph उड़ेल देते हैं, मतलब कि उसमें डाल देते हैं। लार्ज वेन्स कौन सी आपकी, यही इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, ठीक है। ये आपका पूरा बात हो गया लिम्फ और लिम्फेटिक्स के बारे में, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स आपको RBC बता दिया, WBC बता दिया। RBC का क्या काम है, RBC हीमोग्लोबिन रहता है RBC में ना, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। WBC एक फाइटिंग सेल है। WBC जो है वाइट ब्लड सेल फाइटिंग सेल है। फाइटिंग सेल क्या है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करा सकते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या लिख दें, डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज़, ठीक है। ये क्या काम होता है, WBC का काम होता है। आखिर में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, प्लेटलेट्स एक स्पेशल ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, जैसे कि ये आपकी ट्यूब थी, क्या थी, ये आर्टरी थी, मान लीजिए ये आपकी आर्टरी थी। अब क्या हुआ पता है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ना चोट लग गई, कट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो पूरा ब्लड है आपका ये बाहर बह के निकल जाएगा। अगर ये ब्लड बाहर बह के निकल जाएगा तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा। अब आपकी बॉडी में ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ तो होना ही चाहिए जो आपकी जो ब्लड लॉस है उसको रोक ले। आपकी पाइप है, आप कहीं वहाँ पर कहीं कट लग जाता है पाइप में, तो वहाँ से पानी लीक करने लगता है, तो आप क्या करते हो, टेप मार देते हो ना उसमें। यही तरीका हमारी बॉडी भी एक अपनाती है। हमारी बॉडी क्या करती है, जो सेल्स होती है ना प्लेटलेट्स, वो इसको यहाँ पर ऐसे ब्लॉक कर देती है, क्लॉट बना लेती है कि यहाँ पे, ठीक है। जब ये क्लॉट बना लेती है, प्लग कर देती है, प्लग मतलब कि किसी जगह को रोक देना, है ना। क्लॉट बना लेती है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, जहाँ पर भी चोट आई है, तो क्या होता है ना कि अब जो ब्लड लॉस है वो आपका रुक जाता है, ठीक है, ब्लड लॉस रुक जाता है। यानी कि नेचुरली आपकी जो ब्लड लॉस है उसको मिनिमाइज़ करता है प्लेटलेट्स। कैसे मिनिमाइज़ करता है, एक क्लॉट बना के, इसलिए हमारी बॉडी में ये स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे रेस्पिरेशन में सिर्फ एक प्रोसेस होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब पायरुवेट ब्रेक हो, तो आप याद करिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब पायरुवेट ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विथ मैक्सिमम एनर्जी। ये पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस रेस्पिरेशन में मिलती है।
उस रेस्पिरेशन में मिलती है जिसमें ऑक्सीजन का रोल हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है? वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फॉर्म होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में टू प्रोवाइड एनर्जी इज, कैसे एनर्जी मिल रही है, क्या बन रहा है जिससे एनर्जी मिल रही है? मैंने आपको बताया था कि एटीपी फाइनल प्रोडक्ट है एनर्जी का। जब एटीपी ब्रेक होता है तभी हमें एनर्जी मिलती है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है जो कि अपने को एनर्जी देता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, वो क्या होता है? एटीपी होता है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा ये सारा। अब थोड़ा हम ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स मार्क्ड ए एंड ब्लड वेसल मार्क्ड बी इन द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट एज शोन। चलिए ए देख लेते हैं। जैसे ये हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी और ये हो गया आपका पल्मोनरी वेन। तो ए क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, और बी क्या है? पल्मोनरी वेन है। ए क्या करता है? ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जाता है? लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी। और बी क्या करता है? ब्लड को लंग्स से कहाँ लेके आता है? हार्ट में लेके आता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ब्लड वेसल ए, इट कैरीज CO2 रिच ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, सही है, ब्लड को लंग्स में लेके जाता है और CO2 रिच, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेके आता है। चलिए ब्लड वेसल वी कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये भी सही है पॉइंट। ठीक है, थर्ड पढ़ लेते हैं। लेफ्ट एट्रिया रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल। हाँ, ये सही है। जब ये जो लेफ्ट एट्रिया है ना, ये आप रिलैक्स, देखिए कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो इनकी जो वेजल्स है वो पास में रहेंगी, क्लोज रहेंगी, तो क्या ब्लड अंदर घुस सकता है क्या? आप ही सोचिए। कोई चीज़ जैसे कि कोई गुब्बारा है, जब तक वो फूलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, क्या तब तक उसमें पानी भरेगा क्या? अगर गुब्बारा तो खैर बहुत वो सॉफ्ट चीज़ होती है, अगर कोई टाइट चीज़ है, वो बंद है, तो क्या आप उसमें कुछ अंदर डाल सकते हैं क्या? नहीं, उसको खुलना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ एंटर कर सकता है ना। ऐसे ही लेफ्ट एट्रिया है, जब वो रिलैक्स करेगा तब ही उसके अंदर ब्लड एंटर करेगा। तो ब्लड वेसल बी लेफ्ट एट्रिया रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट लिखा है कि ब्लड वेसल ए राइट एट्रियम हैज़ अ थिक मस्कुलर वॉल एज इट हैज़ टू पंप ब्लड टू दिस ब्लड वेसल। नहीं, एट्रिया का मस्कुलर वॉल थिक नहीं होता है, क्योंकि एट्रिया ऊपर है, उससे नीचे ब्लड आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से नीचे ब्लड आने में क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपको यहाँ से ब्लड को ऊपर, इधर इधर हर जगह भेजना है, तब दिक्कत आएगी, तब आपको कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़ोर से करना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पे पॉइंट ये समझने की, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो बहुत मस्क्यूलर वॉल उनका होता है, मस्क्यूलर वॉल। ठीक है, वेंट्रिकल्स का मस्कुलर वॉल होता है, और सबसे ज़्यादा मस्कुलर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल, सबसे ज़्यादा मस्कुलर होता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो 1, 2, 3 सही है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो डी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन है जिसमें फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल? तो आपने पढ़ा था कि सबसे पहले वाले में, जिसमें ईस्ट में होता है, जिसमें CO2 और एल्कोहल और एनर्जी बनती है। चलो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी बनता है आपका उसमें जब ऑक्सीजन की कमी होती है, और CO2 और लैक्टिक एसिड, चलिए ये भी सही है। लेकिन क्या वाटर बनता है क्या? नहीं, वाटर तभी बनता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर लिया हमने। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ए? ए क्या है? ये डायफ्राम है। ए क्या है? डायफ्राम। तो ब्रीदिंग साइकिल में इसका रोल क्या होता है ना ह्यूमन बींग्स में? तो सबसे पहले इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। ऐसा कोई काम नहीं करता डायफ्राम कि रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा मेंटेन्ड रहता है, जितना भी होता है उतना हमेशा मेंटेन्ड रहता है, ताकि लंग्स कोलैप्स ना करें। जब हम इनहेल करते हैं तो ये फ्लैटन करता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब एयर एंटर करती है ना,
तो अगर ये ऐसा रहता है डायफ्राम तो ये ऐसा हो जाता है, ऐसा मतलब फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो 2 सही है आपका स्टेटमेंट। इट गेट्स रेज्ड एज वेल, रेज तो जब होता है जब एक्सहेल करते हैं, इनहेल में नहीं होता रेज, तो ये गलत हो गया। इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको कैविटी कम हो रही है, यहाँ पे और ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे जब ये सीधा हो गया तो भाई यहाँ पे जगह बहुत बढ़ गई, तो क्या हो गया अपने को, ये चेस्ट कैविटी को लार्जर बनाता है, ये पॉइंट सही है। तो 2 और 4 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपको उस दिन बताया था, उसमें मैंने आपको थोड़ी सी गलती हो गई थी वहाँ पे, कि मैंने ये तो आपको बता दिया था कि असर्शन ए और असर्शन और उसका रीज़न दोनों ही सही हैं, लेकिन गलत इसमें पॉइंट ये है कि ये ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न का। जब असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन आता है तो इसमें पहला जो ऑप्शन रहता है वो ये बोलता है कि ए और आर, असर्शन भी सही है स्टेटमेंट और रीज़न भी सही है, और आर जो है रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट जो है कि नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ इज टेकन अप बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सॉइल इज़ द नियरेस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट, ये भी सही है। लेकिन जो रीज़न है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, ये बताइए आपको ये सही लग रहा है क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। HCl जो होता है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो इसने क्या बोला कि HCl जो होता है वो फूड को स्टमक में डाइजेस्ट करता है, और दूसरा रीज़न क्या बताया कि एसिडिक मीडियम जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और सही ये भी रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है असर्शन का, कि कैसे एसिड हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करके कर रहा है। तो ये इसका आंसर जो होगा ना वो ए हो जाएगा, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। चलिए ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दोनों में दिए हुए हैं ए एंड बी। एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा सिलेक्ट करो जो ट्रू करे बोथ ऑफ देम के लिए, ठीक है। सबसे पहला देख लेते हैं, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल, ये गलत है। गिल्स एक्सटर्नली मिलते हैं, ठीक है ना, एल्वियोलाई अंदर मिलता है, तो ये गलत है। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, ये देखते हैं। बोथ आर पुअरली सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स टू कंजर्व एनर्जी, ऐसा नहीं है। जो एल्वियोलाई होते हैं ना वो हाई ब्लड वेजल्स के अच्छी तरीके से सप्लाइड होते हैं ब्लड वेजल्स से, तो ये गलत है, सी ऑप्शन। इन बोथ ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, क्या ऐसा होता है क्या? मैंने आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट का सर्कुलेशन बताया था, तो उसमें मैंने बोला था कि जैसे जो फिश होती है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो फिश होती है उसका ये हार्ट होता है, एट्रिया होता है, वेंट्रिकल होता है, यहाँ गिल्स होता है, यहाँ पे बॉडी का पार्ट होगा, सेल्स होंगे, बॉडी के सेल्स होंगे, और फिर वहाँ, तो यहाँ से ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल से गिल्स में जा रहा है, और गिल्स से वापस बॉडी में जा रहा है, और फिर बॉडी से एट्रिया में जा रहा है। तो क्या ब्लड रिटर्न कर रहा है हार्ट में आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड? तो यहाँ ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड हार्ट में थोड़ी जा रहा है, ब्लड डायरेक्ट बॉडी सेल्स में जा रहा है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कि बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो थैंक यू, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो भी लाइफ प्रोसेसेस का ही टॉपिक रहेगा, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और वो लास्ट टॉपिक रहेगा
लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।